जय हिंद दोस्तों, एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसओ एलडीसी एग्ज़ाम 2023 में आया था। नोटिंग ड्राफ्टिंग का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया था कि अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेना पड़े एक पार्लियामेंट्री एश्योरेंस को अगर फुलफ़िल करना है, पार्लियामेंट्री एश्योरेंस को अगर फुलफ़िल करना है उसके लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेना पड़ रहा है तो किस तरीके से आप ड्राफ्ट बनाएंगे उसके बारे में ये क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या कौन सा ड्राफ्ट बनाने के लिए बोला है और क्या ड्राफ्ट बनना चाहिए और क्या क्या रूल्स हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में ज़रा हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है। तो टाइमिंग का जिस तरीके से मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि 15 मार्क्स को करने के लिए आपके पास 12 मिनट के करीब होता है और वेटेज देखा जाए टाइम और कितने मार्क्स का है और कितना टोटल पेपर का जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वेटेज देखा जाए तो 15 मार्क्स के लिए आपके पास 12 मिनट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें कि 12 मिनट में आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि ए पार्लियामेंट क्वेश्चन फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज़ बीन रिसीव्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस फॉर रिप्लाई। तो एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आया लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, किसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के पास क्वेश्चन आया। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन मटेरियल फ्रॉम द कंसर्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो जैसे कि पता है कि कभी कभार क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको कलेक्ट करने के लिए या उसके रिगार्डिंग मटेरियल दूसरे डिपार्टमेंट या अटैच्ड ऑफिस से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करने के लिए कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है और तो जिसकी वजह से वो एश्योरेंस में जाता है। तो उसमें क्या बोला गया कि द कंप्लीट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई उनको। सो द क्वेश्चन वाज रिप्लाइड टू बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग कलेक्टेड एंड विल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। तो जब भी इस तरीके की कोई बात बोली जाती कि वो कोई काम हम करने वाले हैं या कर रहे हैं और वो काम यानी चल रहा है कोई, तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन बीइंग कलेक्टेड और वी विल इम्प्रोवाइज, वी विल डू समथिंग, जिसके अंदर एश्योरेंस दिया जाता है कि ऐसा काम करेंगे, तो फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो एक एश्योरेंस बन जाता है पार्लियामेंट को कि हम ये काम फुलफिल करके आपको बताएंगे। तो इसी तरह से उन्होंने बोला क्योंकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो एक ये एश्योरेंस बन गया और इस एश्योरेंस को फिर क्या करना है, बाद में जब इंफॉर्मेशन आ जाती है या हम वो काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये बताया इस क्वेश्चन के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो दिस रिप्लाई वाज ट्रीटेड एज एश्योरेंस टू बी फुलफिल्ड विद इन 3 मंथ्स। तो जिस डेट का क्वेश्चन होता है, तो यानी जैसे कि अगर 8/1 आज 8 तारीख है, आज की डेट का अगर क्वेश्चन आता है तो और उस क्वेश्चन में हम ऐसा बोलते हैं तो 3 महीने के अंदर जो भी डेट होता है उसके अंदर उसे फुलफिल करना होता है जनरली। तो दिस रिप्लाई वाज ट्रीटेड एज एश्योरेंस टू बी फुलफिल्ड विद इन 3 मंथ्स। Even within 3 months the entire information has not reached the department। लेकिन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी या जिसको बोला कि हम कलेक्ट करके सबमिट करेंगे, टेबल ऑफ द हाउस में ले करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन तब भी 3 महीने में भी नहीं मिल पाई उस डिपार्टमेंट को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है। तो उसके केस में बोला कि द डिपार्टमेंट हैज़ टू अप्रोच। अब अगर 3 महीने में भी आपने, आज आपके पास पार्लियामेंट क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट क्वेश्चन में आपने बोला कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को ले कर दूंगा टेबल ऑफ द हाउस में। टेबल ऑफ द हाउस का मतलब जो भी राज्यसभा या लोकसभा है वहाँ पे ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन के लिए लोकसभा है, तो ले कर दिया जाएगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन 3 महीने में नहीं आई तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है उस एश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए। फर्दर एक्सटेंशन लिया जाता है टाइम का कि हम 3 महीने के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाए हैं, सो एंड सो डिपार्टमेंट से ये इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है, तो इसलिए हमें फर्दर और टाइम दिया जाए 3 महीने का या 6 महीने का, मिनिमम 3 महीने का टाइम और शॉर्ट करते हैं या 6 महीने का एक टर्म में, यानी एक बारी में आप 6 महीने का मैक्सिमम शॉर्ट कर सकते हैं। 6 महीने बाद अगर और जरूरत पड़ रही तो फिर दोबारा से आपको टाइम सीक करना पड़ेगा। तो 3 महीने के अंदर भी क्योंकि इंटायर इन्फॉर्मेशन को नहीं गैदर किया जा सका, उसको नहीं इकट्ठा किया जा सका, तो इसलिए अब क्या है, इसके अंदर इंश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए टाइम की एक्सटेंशन चाहिए होगी। तो यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है एज एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर, आपको क्या करना है, पुटअप ए ड्राफ्ट ऑफ लेटर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ये कह रहे हैं कि एक लेटर पुटअप करो फ्रॉम द अंडर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फुलफिल द एश्योरेंस।
तो उस टाइम लिमिट को बढ़ाने के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लेटर पुटअप करो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी क्या है, एक डिपार्टमेंट का अंडर सेक्रेटरी वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, और वो लिखने के लिए किसको कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लिखने के लिए कह रहा है। तो इस केस में एक डिपार्टमेंट से यानी दूसरे डिपार्टमेंट में या एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में कम्युनिकेशन जाना है, या ड्राफ्ट जो भी बनेगा या जो लेटर बनेगा वो जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये जो लेटर है, लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे गलत बोला गया कि लेटर बनाओ। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या लेने के लिए हमेशा ऑफिस मेमोरेंडम या ओएम का इस्तेमाल होता है। तो अगर एक तरह से ये देखा जाए कि वहाँ पे क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा उसको बनाना है, तो अगर आपकी थिंकिंग ये है तो फिर वहाँ पे मैं यहाँ पे क्या है ओएम बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ओएम कैसे बन सकता था। मैं लेटर बना के नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेटर एक गलत फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा अगर, क्योंकि लेटर जनरली अटैच्ड ऑफिस को, सबऑर्डिनेट ऑफिस को या जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है उनको लिखा जाता है। तो एक बारी इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको रूल भी बता देता हूँ, जो CSMOP बोलता है आपका, ये 2022 को रेफ़र कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस लेटर फॉर्मेट कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में बता रहे हैं। दिस फॉर्म इज़ यूज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग विद स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट गवर्नमेंट से एक डिपार्टमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को लिखता है, एक डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लिखता है, तो उस केस में लेटर यूज़ किया जाता है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC को लिखना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, या ऐसी कोई और भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो उनको लिखना हो तो वहाँ पे भी लेटर यूज़ होता है। हेड्स ऑफ अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, तो अटैच या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनको लिखना हो तो वहाँ पे भी आप लेटर यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, पब्लिक बॉडीज़ एंड मेंबर ऑफ पब्लिक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं है, तो जबकि ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर बेसिकली जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो लेटर जो फॉर्मेट यहाँ बोला गया है ये एक तरह से गलत बोला गया है बनाने के लिए। अब तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता था, यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी हो सकता था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो एक काम ये कर सकते थे कि भाई ये कह सकते थे कि इस क्वेश्चन को या तो मॉडिफाई किया जाए, या किसी ने लेटर बनाया या ओएम जो भी बनाया है अगर किसी ने अटैम्प्ट किया इसको तो पूरे मार्क्स दिए जाएँ, ये फॉर्मेट के सिर्फ नंबर नहीं कटें, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ठीक है, तो मैं आपको जो करेक्ट कम्युनिकेशन है वही बताऊंगा। बाकी आप अगर चाहें तो लेटर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है किस तरह से फॉर्मेट होता है। आप ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो एक बारी मैं इसके अंदर आपको ओएम का भी बता देता हूँ कि ओएम कहाँ पे यूज़ होता है जनरली आपको, ताकि ध्यान में रहे कि ओएम क्यों करेक्ट यहाँ पे फॉर्मेट है। तो लिखा हुआ है कि ओएम के बारे में कि दिस फॉर्म इज़ जनरली यूज फॉर कम्युनिकेटिंग डिसीजंस ऑफ टू अदर डिपार्टमेंट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में किया जाता है तो वहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम यूज़ किया जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया। इंक्लूडिंग इट्स अटैच ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, तो सबऑर्डिनेट ऑफिस में भी यूज़ किया सकता है, लेकिन बेसिकली जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को करेगा तो वहाँ पे तो ओएम ही यूज़ होगा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से यहाँ पे ओएम बनना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि डायरेक्शन दिया गया है कि यहाँ पे लेटर बनाओ, तो लेटर मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनता। और मैं अपने, क्योंकि मैंने अपना जब मैं ASO था तो उस टाइम पे इस तरीके एश्योरेंस को एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे ड्राफ्ट किए हैं, तो इसलिए मुझे पता भी है। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो यहाँ पे ओएम ही बना जाएगा। कभी कभार क्या है, अगर हाँ यहाँ पे अगर कोई ये भी सोच सकता है कि DO लेटर बन सकता है, तो यहाँ पे DO लेटर भी जनरली नहीं लिखा जाता, क्योंकि DO लेटर में पर्सनल अटेंशन सीख करना होता है, तो पर्सनल अटेंशन भी नहीं सीख किया जा सकता इसके अंदर। ये ऐसा मैटर ही नहीं है जिसके लिए कोई JS या सीनियर ऑफिसर पर्सनल अटेंशन सीख करेगा। तो ना DO लेटर बन सकता है ना लेटर बन सकता है, तो सिंपली यहाँ पे आप ऑफिस मेमोरेंडम बनाएंगे। बाकी है कि आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैंने अपना व्यू बता दिया कि इस मैटर में क्या होना चाहिए। तो ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पे कैसे बन सकता है और कैसे बनना चाहिए वो बात मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले जब भी आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि ये बोला है कि एज सेक्शन ऑफिसर ड्राफ्ट पुट अप ए ड्राफ्ट ऑफ लेटर, तो पुट अप ए ड्राफ्ट ऑफ लेटर का मतलब यहाँ पे आप सिंपली क्या है,
ऊपर ड्राफ्ट भी लिख दें कि ये ड्राफ्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड या पार्लियामेंट्री क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर है। तो यहाँ पे जब भी हम पार्लियामेंट का कोई क्वेश्चन डील करते हैं तो वहाँ पे जनरली ये इस तरह से हेडिंग पार्लियामेंट मैटर लिखा जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आप, क्योंकि ऑफिस में इस तरीके से ही जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वीआईपी मैटर्स है, ये पार्लियामेंट्री मैटर्स है, तो वहाँ पे ये इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे सबसे पहले फाइल नंबर आएगा। तो मैंने फाइल लिखने का सबसे सिंपल तरीका बताया कि हेड जनरली कोई होता है, पहला जो होता है वो यहाँ पे हेड होता है, 1/2 समथिंग इस तरह से कर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंपल सा आपको एक फाइल नंबर दे देना है। कई लोग ये सोचते हैं कि फाइल नंबर नहीं देना चाहिए, तो आपका ये चॉइस है। मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका ब्लैंक रहेगा ड्राफ्ट। तो ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आप जो इसको अप्रोप्रिएट समझते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल नंबर दे दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की कोई कम्युनिकेशन होगी तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र होना चाहिए। फिर मिनिस्ट्री और ये डिपार्टमेंट का नाम, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पार्लियामेंट क्वेश्चन आया था। ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का ये क्वेश्चन है, उन्होंने रिसीव किया था ये क्वेश्चन, ठीक है, लोकसभा सेक्रेटरीट से। तो इस तरीके से आपने ये ऊपर लिख दिया। फिर यहाँ पे जिस भवन में है, तो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी भवन में है, तो यहाँ पे वो लिख दिया गया। फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली और ये डेट। कभी कभार क्या होता है आपको भवन याद नहीं होता, तो आप क्या करें, सिर्फ न्यू दिल्ली कॉमा और ये डेट, ये एक ही लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप ये डैश भवन और न्यू दिल्ली और डेट ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो भी आपको याद हो तो उस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम, पहले यहाँ पे टाइटल आ गया इसका। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जनरली इस तरीके का होना चाहिए जिससे आपके क्वेश्चन के बारे में या आपका जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसके बारे में क्लियरली पता चले। तो ये क्योंकि एश्योरेंस की बात है, ठीक है, आपके पास जब वो एश्योरेंस ट्रीट हुआ उसके बाद एक कम्युनिकेशन आता है। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट से क्या है, एक कम्युनिकेशन आता है, उसके अंदर लिखा होता है कि इसको फुलफिल करना है। उसमें लिखा होता है कि ये आपका क्वेश्चन था, इसको एश्योरेंस ट्रीट कर दिया गया और इसको आपको फुलफिल करना है 3 महीने के अंदर। तो जनरली जब वो कम्युनिकेशन आता है तो उससे 3 महीने के अंदर भी आप फुलफिल कर सकते हैं। तो जो टाइटल होगा वो पहले क्या लिखा हमने, एश्योरेंस ऑन, क्योंकि पहले आपका लोकसभा कोई क्वेश्चन रहा होगा, अनस्टार्ड क्वेश्चन, जिसके लिए आप उसको कलेक्ट कर रहे थे। तो लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर डैश 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 बाय श्री ABC रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग है, आंसर्ड ऑन, कब उसको आंसर किया गया, इस तरीके से सारी डिटेल होनी चाहिए। और ये फैक्चुअल में, यानी मैं जब इस क्वेश्चन को एश्योरेंसेस को डील करता था तो वहाँ पे मैं इस तरीके से प्रॉपर उसका टाइटल लिखता था, तो उस वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करनी चाहिए। तो एश्योरेंस ऑन, किस पे एश्योरेंस था, ये लोकसभा क्वेश्चन अनस्टार्ड था वो, जिसका नंबर आप डैश 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 बाय श्री ABC ने यानी पूछा था, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग था वो लिख देंगे, और फिर आंसर्ड ऑन, जितनी देर को वो आंसर किया गया था, जिसके बाद वो एश्योरेंस बना। तो इस तरीके से इसका टाइटल होना चाहिए, ठीक है। अब जब हमारा ये एश्योरेंस बन जाता है तो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से एक कम्युनिकेशन आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि आपका जो ये क्वेश्चन में आपने ये बोला था कि द इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड एंड विल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, इसको क्या है, उसको एश्योरेंस ट्रीट कर लिया गया है, यानी इस सेंटेंस को जो है एश्योरेंस मान लिया गया है। इस तरह से कम्युनिकेशन आता है। तो जब आप एक्सटेंशन मांगेंगे तो किसी के रेफरेंस में मांगेंगे, तो आपने ये लिखा द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू, ये इसकी जो टिपिकल लैंग्वेज होती है OM की होनी चाहिए, वो है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू, या द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इनक्लोज हियर विथ। तो ये जो जनरल लैंग्वेज आपने CSMOP में भी देखी होगी, या आपने बाकी ड्राफ्ट बनाए होंगे, OM के बनाए होंगे, या OM का और अटैम्प्ट किया होगा, तो उसके अंदर देखा होगा कि जनरली यही लैंग्वेज होती है। तो अंडरसाइंड, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स OM। तो वो OM भेजते हैं, उसके अंदर उसका जो फॉर्मेट होता है OM का, ये यहाँ पे इस तरीके का ही फॉर्मेट था। जनरली लोकसभा का कौन सा ये चल रहा है, कौन सी लोकसभा है वो लिखा होता है, फिर उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन का होता है। तो इस तरीके से आपके पास OM आएगा। जरूरी नहीं आप पूरा इस तरीके से लिखें, वहाँ पे सिर्फ आप ये OM नंबर डैश 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 कर देना और डेटेड यहाँ पे डेट डाल देना, कोई डेट तो डाल सकते हो हाइपोथेटिकल, तो उस तरह से आप डाल सकते हैं। ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट वेयर इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन हैज़ बीन ट्रीटेड एज एश्योरेंस। तो वहाँ पे आपने बता दिया कि इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के OM को रेफ़र करो।
जहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या ट्रीट किया गया था, एश्योरेंस ट्रीट किया गया था। फिर आप बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी लेकिन वो अभी भी पेंडिंग है, तो वो बात यहाँ पे आप सेकंड पैरा में लिख देंगे, द इन्फॉर्मेशन मटेरियल वाज सॉट फ्रॉम द कंसर्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस वाइड दिस मिनिस्ट्रीज ओएम डेटेड। आप 2-3 उसके अंदर डेट बता दें, एक डीओ अगर उनको इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करने के लिए, उनसे मांगने के लिए आपने लिखा था, तो इस तरीके से आप हिंट दे सकते हैं कि हमने 2-3 बार ही लिखा है तब भी अभी जो है नहीं आया है। तो यहाँ पे आप यानी लिखेंगे द इन्फॉर्मेशन मटेरियल वाज सॉर्ट फ्रॉम द कंसर्न scientific organizations wide this ministry's OM dated 10/10/2024 1 November 2024 and DO dated so and so। तो इस तरह से मैंने हाइपोथेटिकल 3 डेट बता दिए फॉर फुलफिलिंग द एश्योरेंस। हाउएवर द रिक्विजाइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इज येट टू बी रिसीव्ड, कि हमने मांगे थे लेकिन वो अभी भी नहीं आया है। तो क्योंकि इस डेट को, अगर मैंने हाइपोथेटिकल इस डेट को ओएम आया मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कि एश्योरेंस ट्रीट कर लिया गया है, तो इसके 3 महीने के अंदर आप इसको जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो इस ओएम में लिखा भी होता है कि आपको उसको 3 महीने के अंदर फुलफिल करना है। अगर ये 3 महीने के अंदर फुलफिल नहीं हो पाया तो फिर आप क्या करते हैं, आगे फर्दर टाइम सीक करते हैं। तो जब यहाँ पे हमने बताया कि हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मांगने के बावजूद हमें 3 महीने के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब टाइम सीक कर रहे हैं। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर 6 मंथ्स। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर 3 महीने में आपका फुलफिल हो सकता है, आपको श्योर शॉट है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई या 1 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, तो आप 3 महीने की मांगें। लेकिन जब आपको लग रहा है कि फर्दर फिर दोबारा मांगना पड़ सकता है और कोई है जो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो 6 महीने की जनरली सेफ साइड के लिए मांग ली जाती है, ताकि क्या है बार बार ना मांगनी पड़े। तो यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया कि 6 महीने के अंदर ही ये फुलफिल हो पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट जिससे हम मांग रहे हैं इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर 6 मंथ्स दैट इज अप टू 8/5/2025 मे बी ग्रांटेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द अबव एश्योरेंस। तो ये कैसे, ये डेट ये 8/5/2025 के एज्यूम की है। जितनी तारीख को ये आया था 7/9/2024 को, ठीक है। नहीं, यहाँ से ये 8 अगस्त 2024 से, इससे 3 महीने काउंट किया जाएगा कि ये 8 अगस्त 2003 से इससे 3 महीने आपके कब बने, ये 8/11/2024 तक, यानी इसके 3 महीने के अंदर ये फुलफिल होना चाहिए था। अब नहीं फुलफिल हो पाया, और तो इसके अंदर आपके इसके 3 महीने के बाद दोबारा से आगे के 6 महीने काउंट करेंगे। तो इस तरीके से अब वो एग्ज़ाम है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं आप सीधा 6 मंथ लिखें, और अगर ये टाइम कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो सीधा 6 मंथ्स लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं कि ये फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रीटमेंट एज आंसर ऑफ क्वेश्चन, या आंसर ऑफ क्वेश्चन उस डेट से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर कैलकुलेट करना चाहे तो यहाँ से आप 3 महीने कैलकुलेट करें, उसके अंदर फुलफिल नहीं हो रहा तो उसके आगे 6 महीने कैलकुलेट करके ये डेट आएगी, ठीक है। तो लास्ट में क्योंकि कोई भी इस तरीके का एश्योरेंस का फुलफिलमेंट कह लो या उसका एक्सटेंशन होता है, उसको अप्रूव कराने के लिए एमओएस के पास तो जरूर जाती है फाइल। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है, दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये लास्ट में एक पॉइंट ये लिखा जाना चाहिए। और ये अंडर सेक्रेटरी, ये फॉर्मेट जो होता है, अंडर सेक्रेटरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीफोन नंबर ये आ जाएगा आपका, ये हाइपोथेटिकल जिस तरह से हम लिखते हैं बाकी क्वेश्चनों में भी। अब ये एक पॉइंट और है कि ये मार्क किसको होता है। तो अगर आप कोई डील कर रहा है तो उसको पता होगा कि इस तरीके से एक्सटेंशन का जो कम्युनिकेशन जाता है वो कमेटी ऑफिसर को जाता है। तो कमेटी ऑफिसर लोकसभा सेक्रेटेरिएट को लिखना पड़ता है। ये एग्जैक्ट वो है क्या कहते हैं एड्रेस है जहाँ पे भेजा जाता है। तो इस तरीके से यानी आप उसको मार्क करोगे। फिर यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जहाँ से आपके पास ये एश्योरेंस बन गया है वो आता है कम्युनिकेशन, उसको भी एक कॉपी करते हो। तो एक कॉपी उसको, और आपके मिनिस्ट्री में जो एक पार्लियामेंट सेल है उसको एक कॉपी जाती है। तो इस तरीके से प्रॉपर यानी एक्चुअल में ये आप कम्युनिकेशन जो है अपने मिनिस्ट्री में अगर आप एश्योरेंस एक्सटेंशन के लिए टाइम मांग रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से हमें बनानी होती हैं। तो 15 मार्क्स के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी मटेरियल है। अगर इतना सारा लिख के आएंगे तो 15 मार्क्स तो आपको 15 में से 15 भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। बाकी वहाँ पे टाइम के हिसाब से अगर इसके अंदर कम भी
कोई एक आधी चीज़ स्किप भी कर देंगे तो आपको तभी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं 10-12 तो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा इसके बारे में बता दें, तो मैंने इसको कोशिश की कि आपको समझा दूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें लिखनी होती है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मेरा SLP ग्रुप जो है SKS लर्निंग प्लेटफॉर्म एक ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।